दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 10th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को समझने की कोशिश की थी। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप एयर मीडियम में देख नहीं सकते हो। सोचिए मैं कोई अगर चार्ज्ड पार्टिकल ले लूं और उससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मेरी बाहर निकल रही हैं तो उनको मैं देख नहीं पाऊंगा। ऐसे ही आप कोई चार्ज्ड सरफेस ले लो और उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनको आप देख नहीं पाओगे, वो विजिबल नहीं होती। लेकिन एक तरीका है जिनसे हम इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आज का जो एपिसोड है उसकी जो शुरुआत है उसमें हम यही करने जा रहे हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको सेटअप समझा देता हूं और फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक पेट्री डिश है और पेट्री डिश के अंदर हमने वेजिटेबल ऑयल को डाला हुआ है और उसके अंदर हमने जो सूजी होती है हमारे घरों में जो इस्तेमाल करते हो उसके पार्टिकल्स डाले हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास दो कंडक्टिंग रोड हैं जो इसके अंदर हमने डिप की हुई हैं। मैं क्या करने जा रहा हूँ, इन कंडक्टिंग रोड्स के ऊपर मैं चार्जेस देने जा रहा हूँ। एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज देने जा रहा हूँ। अब चार्ज देने के मल्टीपल वे हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हाई वोल्टेज के तरीके का इस्तेमाल कर रहा हूँ जिनसे मैं इसको चार्ज दूंगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो कैमरा लगा हुआ है ये इसके टॉप व्यू को दिखाएगा, ये आपकी लाइंस को दिखाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि किस तरह की लाइंस बनती हैं यहाँ पे जब मैं इनको सप्लाई को ऑन करूंगा, जब इनके ऊपर चार्ज जाएगा तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक फ्लैट सरफेस पे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी इन दोनों रोड की वजह से, वो अपने को देखने को मिलेगा। तो चलिए जरा इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले मैं इसको थोड़ा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दे देता हूं पार्टिकल्स को, सो दैट ये हमारा जो पहले से जो पैटर्न बना हुआ है वो थोड़ा सा ब्रेक हो जाए, पैटर्न हमारा कोई किसी तरह का पैटर्न ना रहे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने क्या किया है, हमने थोड़ा सा इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट सा कर दिया है सो दैट कोई पैटर्न ना रहे इसके अंदर, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं जरा सप्लाई को ऑन कर रहा हूं, ठीक है। आई होप आप सब लोग रेडी होंगे। तो इसके ऊपर हम चार्जेस को देंगे। तो चलिए ओके, तो यहां से हमने सप्लाई को ऑन कर दिया। अब जरा देखिएगा यहाँ पे आप ऑब्जर्व कीजिएगा, यहाँ पे एक पैटर्न बनना शुरू हो गया है इस जगह पे। और मैं थोड़ा सा इसको जहां पे ये थोड़ा सा डेंस है वहां पे थोड़ा थोड़ा इसको मैं डिस्टर्ब भी कर देता हूं सो दैट आप क्लियर पैटर्न को देख सकें। ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मेरे ख्याल से क्लियरली विजिबल है ये। थोड़ा सा मैंने इसको मिक्स करने की कोशिश किया सो दैट जो जहाँ पे ये ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है पार्टिकल्स वो थोड़े से डिस्टर्ब हो सके। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है। तो वहाँ से जो लाइंस जो हमने ऑब्जर्व की थी लास्ट एपिसोड में, कुछ वैसी लाइंस ही अपने को देखने को मिल रही है। हालांकि बिल्कुल एग्जैक्टली उस तरह से नहीं नजर आ रहा जैसे हम सीधी लाइन लगा देते हैं, एक वैसा नहीं है, बट वैसा पैटर्न ये बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा ही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ नेगेटिव है, और एक प्लेन में आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करोगे तो इसी तरह की लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तो हमने सिंपल एक तरह से आप ये कह सकते हो कि ये जो लाइंस हैं ये पॉइंट चार्ज बोलो या रोड बोलो, जब दो कंडक्टिंग रोड होती है और उनके ऊपर चार्ज दे देते हैं और एक प्लेन में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हो तो कुछ ऐसी ही फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। जब आप लाइन चार्ज लेते हो तो एक तरफ पॉजिटिव लाइन चार्ज ले लो, एक तरफ नेगेटिव लाइन चार्ज ले लो और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस कर दो आप, और उनके बीच में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर आप एक प्लेन में देखने की कोशिश करोगे तो कुछ इसी तरह का पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो अब एक काम करते हैं, अब क्यों ना इस शेप को बदलें। एक काम करते हैं, एक रिंग लेते हैं और एक कंडक्टिंग रोड लेते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जरा ऑब्जर्व करते हैं कि किस तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी, जरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों इसके सेकंड पार्ट में हम रेडी हैं और हमने यहाँ पे अगेन एक इस बार रिंग लगाई है और एक रोड है। तो रोड के ऊपर हम कोई पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज देंगे और रिंग के ऊपर ऑपोजिट चार्ज देंगे। जो भी रोड के ऊपर होगा उसका उल्टा चार्ज रिंग के ऊपर आएगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी एज एक्सपेक्टेड, आपकी सोचिए यहाँ पे अगर पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, पॉजिटिव से रेडियली आउटवर्ड निकलेंगे नेगेटिव की तरफ। तो इसका मतलब एक तरह से सीधी लाइनें बाहर की तरफ देखने को मिलेंगी। तो चलिए जरा देखते हैं, मैं जरा सप्लाई को ऑन कर देता हूं पहले और उसके बाद इसको ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे मैंने जो पार्टिकल हैं उनको रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, कोई पैटर्न यहाँ पे अभी फिलहाल नहीं नजर आ रहा। तो चलिए जरा मैं इसको ऑन कर रहा हूं एंड यहाँ पे अब आप क्लियरली देख सकते हो कि एक पैटर्न बन गया है
और इस पैटर्न में आपकी जो लाइंस हैं, जो पार्टिकल हैं सूजी के, वो बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ आया कि किस तरह से आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। अब चलिए एक काम करते हैं, रिंग को निकालते हैं और दोनों तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन रखने की कोशिश करते हैं। एक तरह से दो वायर रखते हैं इसमें हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और तब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्जर्व करते हैं कि कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को नजर आएगी। तो चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में फिर से एक बार मैं इसका सेटअप कर लेता हूं और उसके बाद फिर से आपसे मुलाकात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में हूं और अब यहाँ पे हमने एक कंडक्टिंग रोड ली है स्ट्रेट, और इस बार एक हॉरिजॉन्टल हमने एक वायर लगा दिया है। तो अब जरा देखते हैं कि इस प्लेन में, जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बनेगा। वैसे आप दिमाग लगा सकते हो, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव है और इधर अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से रेडियली निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ आएंगी, बट नेगेटिव कंडक्टर के परपेंडिकुलर आएंगी वो। ठीक है, और परपेंडिकुलर मीट करेंगी नेगेटिव में। बट अगर ये पॉजिटिव हुआ और ये नेगेटिव हुआ तो आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव से परपेंडिकुलर निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ मिलेंगी। परपेंडिकुलर से पॉजिटिव निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी परपेंडिकुलर और नेगेटिव की तरफ टिल्ट होंगी। ठीक है, तो चलिए जरा ऑब्जर्व करते हैं। आई होप सब लोग रेडी होंगे। एंड यहाँ से मैं इसको जरा ऑन कर देता हूँ और आप यहाँ पे क्लियरली फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व कर सकते हो। मैं थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब भी कर रहा हूँ पार्टिकल्स को, सो दैट एक जगह पे ये अलाइन ना रहें, एक जगह पे इकट्ठे ना रहें पार्टिकल्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये अपने आप को उन्होंने अलाइन कर लिया है और आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्लियरली यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि लाइन पे जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हमने जो लाइन रखी है उस पे बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है, और जो हमने यहाँ पे जो रोड रखी हुई है उससे रेडियली निकल रही हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कंडक्टिंग वायर को जरा रखते हैं और देखते हैं उससे कैसी फील्ड लाइंस अपने को देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं रेडी हूं और अब हमने दोनों ही हॉरिजॉन्टल रोड को डाल दिया है। ठीक है, अब देखेंगे कि किस तरह का फील्ड पैटर्न बनेगा। वैसे हमें पहले से ही पता है कि फील्ड पैटर्न किस तरह का बनना चाहिए। एक तरफ पॉजिटिव लाइन है और दूसरी तरफ नेगेटिव लाइन है और हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखे हुए हैं, तो लाइंस जो हैं वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ परपेंडिकुलर टू द रोड होंगी। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं कि किस तरह की लाइंस अपने को यहाँ पे ऑब्जर्व होती हैं। तो आई होप सब लोग रेडी होंगे। तो जैसे मैंने इसको ऑन किया, यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि लाइंस जो हैं वो अपने आप, मतलब जो पार्टिकल है वो अपने आप लाइंस के साथ साथ अलाइन कर रहे हैं अपने आप को। मैं थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब भी कर देता हूँ सो दैट ये जो है प्रॉपरली यहाँ पे अलाइन हो सके, क्योंकि कुछ हिस्सा जो है वहाँ पे ज़्यादा ये पार्टिकल्स इकट्ठे हो रखे हैं, तो उस हिस्से को मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, तो आई होप आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पार्टिकल जो है वो लाइंस के साथ अपने आप को अलाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है, सुनिए। इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पे लाइंस हैं, पीछे भी लाइंस हैं और यहाँ पे थोड़ा कर्वी लाइंस है। ठीक है, इस हिस्से में कर्वी है और इधर वाले हिस्से में भी थोड़ी कर्वी लाइंस है। इनको बोलते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। आगे चल के मैं आपको जब कैपेसिटर पढ़ाऊंगा तब मैं फ्रिंजिंग फील्ड के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा कि फ्रिंजिंग फील्ड क्या होती है, और इनको भी जरा और एक तरह से कैपेसिटर वाली प्रॉब्लम से इनको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि फील्ड लाइंस का पैटर्न किस तरह का होगा। तो इस तरह से आप फील्ड लाइंस को देख सकते हो दोस्तों। मेरे पास एक और तरीका है जिनसे हम फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए एक और सेटअप में चलते हैं और उस सेटअप से भी फील्ड लाइंस को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं अगले सेटअप में। तो चलिए दोस्तों, मैं सेटअप में रेडी हूं और इस बार हमने थोड़ा सा अलग तरह का सेटअप रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप है, थोड़ा सा हमने कुछ इसकी हाइट भी रखी है, तो सिलेंड्रिकल शेप है। और यहाँ पे मेरे पास कंडक्टिंग सीट्स है दो। मैं क्या करूंगा, मैं इनके ऊपर चार्जेस को दूंगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम ऑब्जर्व करेंगे। कैसे ऑब्जर्व करेंगे जरा देखिए, कैसे हम इसको देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं कि मैंने किस तरह का यहाँ पे लगाया हुआ है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो मैंने कुछ नायलॉन थ्रेड्स को यहाँ पे चिपकाया हुआ है। अब जैसे मैं इसके ऊपर चार्ज दूंगा, एक पे पॉजिटिव आएगा, एक पे नेगेटिव आएगा, तो पॉजिटिव से नेगेटिव फील्ड लाइंस इनके परपेंडिकुलर आएंगी। तो नाइलॉन जो थ्रेड्स हैं वो भी उसी डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे अपने आप को। तो इससे आप क्लियरली देख पाओगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो किस तरफ है,
क्योंकि जो नायलॉन थ्रेड होगा वो उसी तरफ आपका लाइन करेगा जिधर फील्ड लाइंस होंगी, ठीक है। तो इसमें जरा देखते हैं, एक तो पैरेलल प्लेट्स में देखते हैं कि किस तरह की फील्ड लाइंस आती हैं, और एक हम यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल शेप है, अगर आप सिलेंड्रिकल शेप को भी देखें तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इसके बाहर हमने थ्रेड्स को लगा रखा है और इसके अंदर भी लगाया हुआ है, सो दैट हम अंदर की फील्ड को भी देख सकें। तो अंदर भी हमने यहाँ पे थ्रेड्स को लगाया हुआ है, ठीक है। ऊपर हमने टॉप व्यू कैमरा लगाया हुआ है, उससे आप थोड़ा सा बेहतर देख पाएंगे। तो दोनों में ही ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, सबसे पहले क्यों ना इसको पैरेलल प्लेट को ऑब्जर्व किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट वाले केस को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मैं रेडी हूं और सबसे पहले मैं सप्लाई को ऑन करता हूं, इनके ऊपर चार्जेस देते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह की फील्ड लाइंस हमें ऑब्जर्व होती हैं। तो जरा देखिए, मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया सप्लाई को। इवन थोड़ा सा मैं इसको गैप को बढ़ा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे गैप थोड़ा कम है, तो क्यों ना इस गैप को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाए। तो चलिए मैं जरा गैप को इंक्रीज कर देता हूँ। आई थिंक अब ठीक है, थोड़ा सा ये काफ़ी है गैप, ठीक है। तो अब जरा देखिएगा, मैं जरा सप्लाई को ऑन कर रहा हूं दोस्तों। अब जरा देखिए, जैसे मैंने सप्लाई को ऑन किया, ये थ्रेड जो है वो आपकी फील्ड लाइंस के साथ अलाइन हो रहे हैं। कुछ थ्रेड जो हैं वो चिपक गए एक दूसरे से, तो मैं उनको थोड़ा सा हटा देता हूं। ओके, ये आप एनीवे आपको नजर आ गए होंगे दोस्तों कि कैसी फील्ड लाइंस यहाँ पे अपने को देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो फील्ड लाइंस जो हैं उनकी तरफ ये थ्रेड जो है ये अलाइन हुए हैं, ठीक है। एंड ऐसे ही हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि फील्ड लाइन जो है इधर से इधर जाएंगी, ठीक है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम जो हमारा सिलेंड्रिकल शेप है उसके ऊपर परफॉर्म करके देखते हैं और वहां पे भी देखते हैं कि फील्ड लाइंस कैसी अपने को नजर आती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसके दूसरे पार्ट को जरा परफॉर्म करते हैं। मैं इसको यहाँ से ऑफ कर देता हूँ एंड दूसरे पार्ट को देखते हैं। तो उसके लिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपका टॉप व्यू कैमरा जो है वो इसको अच्छे से देख पाएगा। तो मैं इसको यहाँ से एक बार रिमूव करके और इसकी पोजीशन को यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, आई होप ये टॉप व्यू कैमरे में विजिबल हो। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं सिर्फ एक वायर का इस्तेमाल करूँगा और मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस एक पॉइंट को, क्योंकि एक से ही चार्ज हो जाएगा, ये काफ़ी हाई वोल्टेज है ये, तो एक से ही आपका चार्ज हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ओके, आई थिंक ये अब सही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं भाई, एक तो कुछ थ्रेड बाहर है और कुछ जो है वो अंदर है। तो देखते हैं अंदर वाले थ्रेड पे क्या होता है और बाहर वाले थ्रेड पे क्या होता है जब मैं इसके ऊपर चार्ज को दूंगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ है, रेडियली आउटवर्ड है, और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो रेडियली इनवर्ड लाइन होंगी, बट होंगी वो रेडियल, ठीक है। मतलब वो होंगी वो रेडियली, तो उसके साथ ही अलाइन करेंगे जो आपके जो हमने जो नायलॉन थ्रेड लगा रखे हैं उसी के साथ अलाइन करेंगे। तो चलिए मैं रेडी हूं भाई, एक बार जरा इसको लगा के देखते हैं और इसको जरा स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं जरा यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने ऑन किया, आप देख पा रहे होंगे जो ये वाली जो लाइंस हैं, जो बाहर वाली जो है वो आपकी फैल गई है, लेकिन अंदर वाली जो लाइंस हैं वो नहीं चेंज हुई हैं, वो वैसी की वैसी पड़ी है। एक बार जरा फिर से देखिएगा, जब मैं इसको ऑन एंड ऑफ करूंगा तो मैं यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, तो ये आपका एक तरह से वापस नॉर्मल शेप में आ गया। मैं इसको इवन टच करके इसके जो चार्ज है उनको भी खत्म कर देता हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, फिर से इसको चार्ज करने जा रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा चार्ज दूंगा भाई, ठीक है। तो जरा देखते हैं कि क्या होता है। तो आप अंदर वालों को भी ऑब्जर्व कीजिएगा और बाहर वालों को भी ऑब्जर्व कीजिएगा। टॉप व्यू फीड से आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो अंदर वाले जो नायलॉन थ्रेड है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बाहर वाले जो नायलॉन थ्रेड है वो आपके रेडियली आउटवर्ड जाने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे इनका ग्रेविटी भी लग रहा है, तो इसलिए थोड़े बहुत टिल्टेड है, बट बाहर जाने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं। दूसरी बात, एक और चीज देखिएगा, यहाँ पे चार्ज आने की वजह से पोटेंशियल बहुत ज्यादा हाई हो गया। आगे चल के आप पोटेंशियल पढ़ोगे। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफरेंट जगह पे स्ट्रॉन्ग कर सकता हूं। जैसे देखो, मैं अपने हाथ को यहाँ पे ला रहा हूं ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन दोनों पॉइंट के बीच में स्ट्रॉन्ग हो रही है। स्ट्रॉन्ग हो रही है तो थ्रेड भी क्या हो रहा है बताओ जरा, उस तरफ आपका उठ रहा है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे अगर मैं लाऊं अपने हाथ को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, ठीक है। आप बोलोगे सर स्ट्रॉन्ग क्यों हो रही है, उसका कारण आपको आगे पता चलेगा। जितना मैं इसको पास में लाऊंगा उतना ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उतना ये ज्यादा इस तरफ आएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी, अगर मैं हाथ ला रहा हूं तो आ रही है,
हाथ ला रहा हूं तो देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर भी आपकी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि मेरा हाथ जो है वो फील्ड लाइंस, मेरा हाथ जो है वो अलग पोटेंशियल पे है, आप एक तरह से इस तरह समझिए। तो जैसे मैं इसको अंदर लाऊंगा, ये मेरे हाथ की तरफ नायलॉन थ्रेड जो है वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ये कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है भाई। बट अगर मैं कुछ नहीं रखूंगा इसके अंदर, इसको हॉलो रखूंगा, तो अंदर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट विल बी जीरो। आई होप आपको ये क्लियर हुआ और ये आपको समझ आया, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो आपको पता चलेगी कैसे हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वापस बोर्ड पे चलते हैं और कुछ नई चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं फिर बोर्ड पे। तो दोस्तों, आपने एक्सपेरिमेंट देखा एंड आई होप आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को लेके थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग बनी है। अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं एंड अब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को समझते हैं। तो जरा देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इसको जरा देखते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो अगर मैं बिल्कुल ही बेसिक लेवल की बात करूं, तो जब भी दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड हैं बाय सम डिस्टेंस d, तो उसको हम एक डाइपोल बोलते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। दो स्टैटिक चार्ज है मेरे पास, एक मान लीजिए प्लस क्यू है और दूसरा मेरा माइनस क्यू है, इक्वल एंड ऑपोजिट है और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस आ गई है d। तो इस सेटअप को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जरूरी नहीं है यहाँ पे प्लस क्यू ही हो, प्लस 2q हो सकता है, तो इधर फिर माइनस 2q होना चाहिए। मतलब दो इक्वल चार्जेस, अगर मेरे पास इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड है बाय सम डिस्टेंस, तो हम उसको बोलेंगे कि वो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। अब ये तो थी बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। अब इसी से हमारा पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकल के आता है। वो क्या चीज होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? उसको अगर मैं दिखाऊं आपको, उसको अगर मैं बताऊं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वो क्या चीज होती है? वो कुछ नहीं है, वो आपका जो ये चार्ज की वैल्यू है, जैसे Q या माइनस Q अगर आप ले रहे हो, तो Q चार्ज ले लो इनटू इनके बीच की जो डिस्टेंस है D, उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो इसका मतलब इस D को हम क्या करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक तरह से ये वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे इस D को। और ये किधर से किधर है बताओ, ये D वेक्टर, इसकी डायरेक्शन किधर लेंगे बताओ, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। ये बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की। तो अगर मान लीजिए दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज ऐसे रखे हुए हैं, तो उसका आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस तरह से निकालोगे। कई बार क्या होता है, सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है, मतलब कई सारे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट लोकेशन पे, आपके डिस्क्रीट पोजीशन पे चार्जेस की वैल्यू दे रखी होती है, और आपको नेट डाइपोल मोमेंट निकालना होता है सिस्टम ऑफ चार्जेस का। कैसे, जरा देखिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास ये कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है, ठीक है, और ये मेरा ओरिजिन है 0 0, ठीक है, 0 0। अब यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है q, यहां पे एक चार्ज रखा हुआ है 2q, बल्कि इसको माइनस q कर लो, ये 2q है, और ये जो लोकेशन है ये x में 1 है, y में 2 है, और एक यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है माइनस q, और ये जो लोकेशन है वो x में 2 है एंड y में 1 है। इस तरह से तीन चार्जेस रखे हुए हैं, तीन आपके डिस्क्रीट पोजीशन पे चार्जेस को रखा हुआ है। लेकिन अगर इनका सम करोगे तो सम 0 आ रहा है, जहां से देखो 2q माइनस q एंड माइनस q, इन तीनों का सम जो है वो 0 आ रहा है। मुझे क्या बताना है, मुझे इस सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट बताना है, इस सिस्टम ऑफ चार्जेस का नेट डाइपोल मोमेंट बताना है। तो कैसे करोगे दोस्तों, हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उसके लिए इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना जरूरी है। यहां पे टोटल सम 0 है, तो सम 0 है, तो फिर क्या करेंगे बताओ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालोगे? आपके पास ये जो 2q है इसको ब्रेक कर लो। आप ऐसे इमेजिन कर लो कि यहां पे एक q है और उसके ऊपर एक और q चार्ज, यहां पे इस तरह से 1q एंड 1q के दो चार्ज आप मान लो कि यहां पे रखे हुए हैं। अब ये जो पहले वाला 1q है और ये माइनस q है, इनकी वजह से एक डाइपोल मोमेंट बनेगा, और माइनस से प्लस की तरफ बनेगा, इधर आपका इस तरफ एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। दूसरा, यहां पे देखो ये माइनस q और ये वाला जो q है, इन दोनों से मिलके एक डाइपोल मोमेंट बनेगा, और ये आपका इस तरफ आ जाएगा। तो एक को मैं P1 बोल देता हूं, एक को मैं P2 बोल देता हूं। तो सबसे पहले P1 की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, डाइपोल मोमेंट P1, इसको मैं P1 बोल रहा हूं, और ये मेरा डाइपोल मोमेंट है P2। अब दोनों को सुपर इंपोज करना है, दोनों को ऐड करना है दोस्तों। अब कैसे ऐड करेंगे वो जरा देखिए। तो P1 की वैल्यू कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले अगर मैं P1 की वैल्यू कैलकुलेट करूं, तो P1 क्या होगा, ये माइनस q है, यहाँ पे q है, तो q इंटू
डी की वैल्यू क्या लोगे बताओ जरा, इधर से इधर लेना है माइनस से प्लस, तो आप ये वेक्टर निकाल दो बस, क्योंकि डी वेक्टर होना चाहिए। और कहां से कहां तक है डी वेक्टर मेरा, फ्रॉम माइनस टू प्लस, ठीक है। तो अगर मैं ये वेक्टर कैलकुलेट करूं तो पोजीशन जो दे रखी है उनका इस्तेमाल करते हैं, 1 माइनस 0 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 जे कैप, ठीक है जी। इस तरह से आप जो है P1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। ऐसे ही आप P2 को कैलकुलेट कर सकते हो। तो P2 की वैल्यू क्या बनेगी बताओ जरा, अगेन माइनस क्यू एंड क्यू है, तो यहाँ पे Q लिख दो, पॉजिटिव वैल्यू चार्ज की ले लो, इनटू ये जो डायरेक्शन है माइनस से प्लस। तो अगर आप माइनस से प्लस वेक्टर लिखोगे तो कैसे लिखोगे बताओ जरा, दिस पोजीशन माइनस दिस पोजीशन करना है, 1 माइनस 2, सो माइनस आई कैप प्लस 2 माइनस 1 जे कैप। ये मेरे पास P1 एंड P2 आ गया। तो अब अगर मैं P नेट की बात करूं, जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा उसमें आप जोड़ दो, तो ये आपका 3Q एंड जे कैप, ये मेरे पास नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। आई होप आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी किस तरह से हम ऐसे केसेस में नेट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। अब अगर मैं आपको एक जनरलाइज स्टेटमेंट दूं, एक जनरलाइज कंसेप्ट दूं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालने का, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपके जो नेट चार्ज है वो जीरो नहीं है। जब भी नेट चार्ज जीरो होगा तो आप इस तरह से ब्रेक करके उनका डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो, ठीक है। कई बार क्या होगा, एक जगह 3Q चार्ज है, बाकी जगह एक जगह माइनस 2Q है, एक जगह Q है, या हो सकता है कि कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉर्नर पे ऐसे रखे हों चार्जेस, ठीक है। मतलब उनका चार्ज अलग अलग जगह पे रखे हो सकते हैं ना भाई, ठीक है। मैं मान लीजिए ये मेरे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो कॉर्नर पॉइंट है इनके ऊपर ये रेगुलर हेक्सागन है मान लीजिए, और इनके ऊपर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं और एक सेंटर पे भी चार्ज रख दिया है, ठीक है। और आपसे पूछा है बताओ नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बोल सकता है ये 5Q है मेरे पास, ये माइनस Q, ठीक है, ये 2Q माइनस 2Q, ये आपका Q, बल्कि माइनस Q ले लो, ठीक है, और ये माइनस Q, ठीक है, एंड ये Q एंड माइनस Q, इस तरह का आपको ये दे सकता है भाई। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी क्या है बताओ जरा, टोटल पॉजिटिव चार्ज देखिए, पॉजिटिव चार्ज 6Q है, और नेगेटिव चार्ज अगर आप ध्यान से देखें तो नेगेटिव चार्ज भी माइनस 6Q है। तो अगेन यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको कुछ इस तरह से इसको ब्रेक करना है सच दैट आप जो है ना पेयर बना सको, आपकी ग्रुपिंग बना सको दो दो की, ठीक है, और उनका फिर रिजल्टेंट निकाल दो सबका। तो इस पूरे सिस्टम का आपके पास क्या आ जाएगा, एक नेट डाइपोल मोमेंट आपके पास आ जाएगा। बट अगर मैं जनरलाइज एक स्टेटमेंट दूं आपको जिससे आप एक जनरलाइज अप्रोच से इसको सोल्व कर सकते हो, तो वो क्या अप्रोच है, अगर मुझे नेट डाइपोल मोमेंट निकालना होगा तो उसके लिए आप ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ QI इंटू DI, ठीक है, या RI कर दीजिए, RI लिख लो, ठीक है भाई। I फ्रॉम 1 to N। अब आप बोलोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, ये नेट डाइपोल मोमेंट ये कैसे आ गया और इनका क्या मतलब है। तो जरा देखिए, ये बेसिकली एक सिस्टम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल का नेट डाइपोल मोमेंट निकाला है। मतलब एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर मान लीजिए n चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, ऐसे Q1 Q2 Q3 अप टू Qn ऐसे चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग जगह पे। मुझे क्या करना है, इन सारे पूरे सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ओरिजिन मानूंगा कहीं पे, ठीक है, ये मेरे पास x डायरेक्शन है, ये मेरे पास y डायरेक्शन है, यहां पे मेरा ओरिजिन हो गया, मैंने यहां पे ओरिजिन ले लिया। अब ओरिजिन से पहले वाले की जो डिस्टेंस होगी ये वाली, ये बनेगी R1 डायरेक्शन, ऐसे ये वाला जो वेक्टर बनेगा पोजीशन वेक्टर R1। दूसरे का क्या बनेगा बताओ जरा, दूसरे का बनेगा R2 पोजीशन वेक्टर R2, तीसरे का क्या बनेगा पोजीशन वेक्टर R3, एंड ऐसे ये जो बनेगा ये बनेगा Rn। और सबको इंडिविजुअल इनकी जो पोजीशन वेक्टर है मल्टीप्लाई बाय Q1 कर दो, प्लस इसका पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय Q2 कर दो, ऐसे सबको मल्टीप्लाई कर दो और सबका समेशन ले लो। उससे क्या आ जाएगा मेरे पास नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। आपको ओरिजिन मानने हैं, कहीं पे भी मान सकते हो आप ओरिजिन, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होगा कि जब भी टोटल सम चार्जेस का जीरो हो किसी भी सिस्टम ऑफ चार्जेस के अंदर जिसमें मल्टीपल चार्जेस लगे हुए हैं, उसके अंदर अगर चार्जेस का सम जीरो है तो आप ओरिजिन कहीं पे भी मानो, आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा, ठीक है। बट अगर मान लीजिए चार्जेस का सम जीरो नहीं है, टोटल सम जो है वो जीरो नहीं है, और फिर अगर आप ये फॉर्मूला लगा रहे हो नेट डाइपोल मोमेंट का, तब भी एप्लीकेबल है। बट उस केस में आपको ओरिजिन को बताना पड़ेगा कि ओरिजिन कहां मान के चलना है,
क्योंकि अगर डिफरेंट जगह पे ओरिजिन लोगे तो डाइपोल मोमेंट आपका डिफरेंट आएगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे? जरा देखिए इस क्वेश्चन में आपने, अगर मैं इस मेथड से इसको सोल्व करूंगा, आपने वैसे तो डाइपोल मोमेंट ये निकाल दिया है, ठीक है, बट अगर मान लीजिए मैं इस मेथड से इसको सोल्व करता तो जरा देखते हैं क्या आंसर आता। तो आंसर क्या आता? मैं ओरिजिन यहां पे ले रहा हूं क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में आपने बाकी की पोजीशन डिफाइन किया ना, तो इसका मतलब ओरिजिन आपने यहां पे लगा रखा है। वैसे कहीं और भी ओरिजिन ले लेते तब भी आंसर वही बनता, ठीक है। जरा देखते हैं कैसे। पहले मैंने ओरिजिन यहां पे लिया, तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं और डाइपोल मोमेंट अगर कैलकुलेट करूं, पी नेट की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं, तो पी नेट विल बी इक्वल टू ये जो चार्ज है इनटू इसकी पोजीशन ओरिजिन से, तो 0 ही हो जाएगा, प्लस बताइए ये जो चार्ज है 2q इनटू क्या होगा इसकी पोजीशन, तो इसकी पोजीशन यहां से यहां तक क्या है बताओ जरा, आई कैप प्लस 2j कैप। बोलिए भाई सही लिखा है क्या मैंने? ठीक है। फिर आपके पास क्या आएगा, ये जो चार्ज है और ये जो पोजीशन है इसकी, ठीक है, ये चार्ज कितना है -q, तो -q इनटू इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है बताओ, 2i कैप प्लस j कैप, ये इसकी पोजीशन होगी दोस्तों। तो हमने क्या किया, हम अच्छा इसमें चार्ज की पोलैरिटी लेनी है भाई, ध्यान देना, चार्ज की पोलैरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है इसको लिखोगे। आप बोलोगे सर ये माइनस क्यों कर दिया? क्योंकि चार्ज मेरा नेगेटिव था ना, असल में तो पॉजिटिव जुड़ना चाहिए, चार्ज मेरा नेगेटिव था तो मैंने माइनस कर दिया। अब अगर आप सिंप्लीफाई करें इसको तो जरा देखिए 2qi माइनस 2qi तो कैंसिल हो गया, ठीक है, 2qi यहाँ पे और माइनस 2qi यहाँ पे कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप जरा देखिए 4qj, ये j कैप आ गया और इधर से क्या है बताओ जरा, माइनस qj, माइनस क्या बन गया qj, तो आंसर कितना आया बताओ जरा, 3qj कैप। मेरे पास जो आंसर आया वो 3qj कैप आया इस एक्सप्रेशन से। तो इसका मतलब आप डायरेक्टली आप यहां से नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। अब आप बोलोगे सर मैं ओरिजिन यहां ना लेता, सोचिए मैं अगर ओरिजिन यहां ना लेता, मैं ओरिजिन कहीं और ले लेता, तब भी क्या सेम आंसर आता क्या? जब तक इनका सम 0 है आप ओरिजिन को कहीं पे भी ले सकते हो, आंसर मेरा सेम ही आएगा। जरा चेक करके देखते हैं, ठीक है, जरा देखते हैं कि क्या बनेगा। अगर मैं इस ओरिजिन को, सोचिए मैं इस ओरिजिन को यहां ले लेता, समवेयर यहां पे ले लेता, चलो इस पे ले लेता, या कहीं और भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, बट उसके अकॉर्डिंग फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनके कोऑर्डिनेट डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप ओरिजिन को यहां ले रहे हो, तो ये पॉइंट मेरा 0 0 हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको और इसको और इसको डिफाइन करना पड़ेगा आपको, और उसके बाद फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आंसर जो है वो सेम ही आएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इस पे तो मैं नहीं कर रहा हूं, किसी और क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। देखते हैं कि डायरेक्शन भी सेम आती है कि नहीं आती है, उसको भी जरा देख लेते हैं। वैसे डायरेक्शन भी सेम आनी चाहिए वैसे तो, बट प्रॉब्लम यह है कि आपने ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया है। जरा देखिए एक क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं और कुछ इस तरह का है कि मान लीजिए मेरे पास ऐसे 4 चार्जेस रखे हुए हैं, ठीक है, और ये जो चार्ज है ये है मान लीजिए मेरा -3q, ये चार्ज है मेरा -q, और ये चार्ज है मेरा 2q, एंड ये है 2q। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सम जो है वो सबका 0 है, टोटल सम जो है ना, जितना नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे ओरिजिन ले रहा हूं, ये मेरा आई कैप है और ये मेरा जे कैप है, ये मेरा ओरिजिन है, आई कैप जे कैप। तो अब मैं इसका नेट डाइपोल मोमेंट निकालना चाह रहा हूं। तो जरा देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इनकी पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी, तो इनकी पोजीशन डिफाइन कर देते हैं। तो मान लीजिए कि ये जो है ये मेरा 1,1 पे है, x में 1 है और j में y में भी 1 है। ये आपका 1,-1 है, ये आपका -1,-1 है, और ये आपका -1,1 पे है। ये इनकी पोजीशन है दोस्तों। अब मुझे नेट डाइपोल मोमेंट निकालना है, तो पी नेट की वैल्यू अगर मैं पूछना चाहूं तो पी नेट क्या बनेगा बताइए जरा। सबसे पहले आप इसको लीजिए 2q इनटू ये जो इसकी जो डायरेक्शन वेक्टर बनेगा, मतलब जो पोजीशन आएगी, तो बनेगी आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे -q इंटू आई कैप प्लस जे कैप, फिर आ जाइए यहाँ पे +2q इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप -3q इंटू माइनस आई कैप माइनस जे कैप, इस तरह का बनेगा भाई। तो अब यहां से पी नेट की जो वैल्यू आएगी वो क्या बनेगी, अगर मैं उसको लिखूं तो आई कैप कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, आई कैप कॉम्पोनेंट बनेगा 2q यहां से, -q यहां से, -2q यहां से और 3q यहां से। तो अब जरा देखिए ये +3q -2q, तो +q आ गया, फिर से
प्लस क्यू और जो ये माइनस क्यू है कैंसिल हो गया, तो यहां से बच जाएगा 2q आई कैप। एक बार फिर से देख लो, आई कैप का कंपोनेंट 2q माइनस क्यू, तो q रह गया -2 की है तो एक माइनस क्यू आ गया, गड़बड़ कर दी क्या मैंने, जरा देखो 2q माइनस क्यू, q रह गया, q और -2q, एक माइनस क्यू बन गया, -q प्लस 3q, तो 2q आ गया भाई, ठीक है ना, सही है। 2q आई कैप और जे कैप वाला देखिए -2 -1 तो -3 हो गया, -3 प्लस 2 -1 -1 प्लस 3 तो +2q जे कैप, ये मेरे पास क्या बन गया, पी नेट आ गया, ठीक है। इस तरह से आप जो है नेट डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो। आई होप मैंने समेशन सही किया हो, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अगर मैं ओरिजिन यहां ना लेता कहीं और ले लेता तो फिर, तो चलिए ओरिजिन को मैं यहां पे ले लेता हूं, ये या फिर यहीं पे ले लेता हूं ना, इस जगह पे ले लेता हूं, तो मैं थोड़ा ब्लू कलर से इसको बना देता हूं सो दैट थोड़ा सा आपको डिफरेंट लगे, ठीक है, क्योंकि नहीं तो इसमें ओवरलैप हो जाएगा। तो यहां पे मैं अब ओरिजिन को ले रहा हूं, ये मेरा 0 0 हो गया अब, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x में 2 y में 0, ये बताइए जरा x में 2 एंड y में 2, और ये बनेगा x में 0 y में 2। इस तरह से हम इनकी पोजीशन को दिखाएंगे। अब अगर मैं पी नेट की बात करूं, अब जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा -3q इंटू 0, ये बनेगा 2q इंटू 2 आई कैप -q इंटू 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2q इंटू 2 जे कैप, ये बन जाएगा मेरा नेट डाइपोल मोमेंट। अब जरा इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो बनेगा 4q आई कैप -2q आई कैप, तो ये 2q आई कैप बन जाएगा, 2q आई कैप एंड जे कैप वाला कंपोनेंट देखिए -2q जे कैप एंड 4q जे कैप, तो +2q जे कैप ये बन गया। तो वापस वही आ रहा है, देखो ध्यान से, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, ठीक है। ऐसा तब है जब आप आई कैप और जे कैप को जो आपके यूनिट वेक्टर हैं उनको आप सेम ही रख रहे हो, इधर मेरा आई कैप है इधर मेरा जे कैप है, ओनली थिंग इज हमने इसकी पोजीशन को बदल दिया, बस यहां से यहां पे मूव कर दिया। आई कैप जे कैप को हम नहीं चेंज कर रहे हैं, आई कैप की डायरेक्शन उधर ही है, यहां पे भी उधर ही है, जे कैप की डायरेक्शन उधर ही है, उधर ही रख रहे हो हम लोग, हमने सिर्फ पोजीशन को बदल दिया। तो उस केस में डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं बदलती। इवन अगर मैं इसको रोटेट कर देता ना आई कैप जे कैप को, मतलब मैं यहां पे आई कैप जे कैप लेता, आई कैप इधर दिखाता और मान लीजिए जे कैप में इधर दिखाता, ऐसे दिखाता, और फिर मैं पूछता कि बताओ इनका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, तब भी जो डाइपोल मोमेंट आता वो मैग्नीट्यूड उतना ही होता, डायरेक्शन भी सेम होती, लेकिन उसके जो कंपोनेंट होते हैं आई कैप प्राइम का या जे कैप प्राइम का जो कंपोनेंट होता वो थोड़ा सा बदल जाता। आई कैप प्राइम और जे कैप प्राइम का जो कोफिशिएंट आते हैं, यहाँ पे जो कंपोनेंट आते हैं वो शायद डिफरेंट आते हैं, बट अगर आप रिजल्टेंट निकालते उसका मैग्नीट्यूड निकालते और रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालते तो वापस वहीं का वहीं आता वो। जैसे मान लीजिए ये जो डाइपोल मोमेंट है ये आपका इस तरफ है, अगर आप इसके रेफरेंस से देख रहे हो, तो अगर आप इसके रेफरेंस से देख रहे हो तब भी उतना ही मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन उधर ही है 45 डिग्री पे, लेकिन अगर आप इसके रेस्पेक्ट में देखते तो भी ये इधर ही रहता, मैग्नीट्यूड भी इधर ही होता, डायरेक्शन भी इधर ही होती, बट इसका जो कंपोनेंट होता इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, जो प्रोजेक्शन होता इसका इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, वो क्या पता ये ना होता, वो क्या पता डिफरेंट होता, बट रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जो आएगी वो उधर ही रहेगी, ठीक है। अगर आपका नेट सम मेरा क्या है बताइए, 0 है, तो ध्यान रखिएगा, अगर मेरा नेट सम 0 है टोटल चार्जेस का, तो उस केस में आपका ऐसा होगा। लेकिन अगर सम 0 ना हुआ तब भी आप ये कंसेप्ट लगा सकते हो, तब भी आप नेट डाइपोल मोमेंट लगा सकते हो, लेकिन उस केस में जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा सिस्टम का वो ओरिजिन डिपेंडेंट आएगा दोस्तों, ठीक है। कई बार क्या होता है चार्जेस जो है वो उनका सम 0 नहीं होता, अगर सम 0 नहीं है तब भी आप डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हो सिस्टम का, लेकिन उस केस में आपका जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वो आपकी ओरिजिन डिपेंडेंट होगी। ये आप खुद करके देखें, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, ठीक है, मतलब आपको एक जस्ट एक आइडिया दे देता हूं सो दैट आप उसको समझ सके, ठीक है। जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास एक है चार्ज यहां पे -2q और एक चार्ज यहां पे है q, सिंपल ले लेते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका नेट सम 0 नहीं है, ठीक है, इसका नेट सम मेरा 0 नहीं है भाई। तो अगर नेट सम अगर 0 नहीं है तो इसका मतलब है इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ओरिजिन पे डिपेंड करेगा। सोचिए मैंने ओरिजिन यहां ले लिया, सबसे पहले मैं यहां पे ओरिजिन ले रहा हूं और ये जो है ये है मेरा 2,0 पोजीशन पे,
ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट आएगा, अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं पी नेट, अगर मैं कैलकुलेट करूं, मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है, ठीक है। तो क्योंकि ये तो ओरिजिन पे ही बैठा है, तो इसको तो मल्टीप्लाई करोगे इसके पोजीशन से तो 0 ही आएगी। अच्छा, Q इंटू क्या हो जाएगा 2i कैप। ये फिलहाल अगर आप ओरिजिन यहां लेते हो तो जो डाइपोल मोमेंट है वो ये आता है। अब मैंने काम किया, मैंने ओरिजिन को यहां पे ले लिया, ओरिजिन को मैंने यहां पे ले लिया, ये मेरा 0 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फिर -2,0, ये जो चार्ज है -2,0 पे आ जाएगा। अब आप बताइए पी नेट की वैल्यू क्या आएगी। अब अगर मैं पी नेट निकालूं तो पी नेट विल बी इक्वल टू दिस इंटू 0, ये तो खत्म ही हो गया, -2q इंटू क्या हो जाएगा बताओ जरा, -2i कैप, ये आपका बन जाएगा 4j कैप। ध्यान से देखिए, इस बार जो वैल्यू है वो डिफरेंट आ गई है, क्योंकि ये चार्जेस इक्वल नहीं थे, इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं थे, टोटल सम 0 नहीं आ रहा इनका। तो जब भी चार्जेस का सम 0 नहीं आएगा तो ये फॉर्मूला अगर आप लगाओगे तो पी नेट निकाल सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको ओरिजिन पहले से दिया होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी ओरिजिन लोगे तो आपका आंसर सेम नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर ये भी -q होता ना, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, ये -q होता और ये भी q होता, फिर कोई दिक्कत नहीं थी। चेक करके देख लो आप, अगर आप ओरिजिन यहां पे लेते हो, जो ब्लैक पेन से मैंने लिखा हुआ है, ओरिजिन अगर यहां पे लेते हो तो ये क्या बनेगा, q इंटू 2j, ये आ जाएगा। और अगर ओरिजिन यहां पे लेते हो तो क्या बन जाएगा, -q इंटू -2i कैप, तो भी आपका क्या बन जाएगा, तो भी आपका 2j कैप ही आएगा, 2qj कैप, 2qj कैप, ठीक है जी, 2qi कैप, माफ कीजिएगा 2qi कैप। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट i कैप की तरफ आएगा, इस तरफ, चाहे ओरिजिन यहां लो चाहे ओरिजिन यहां लो, और वैल्यू भी बराबर आएगी। इसका मतलब आप समझिए, जब भी आपका टोटल सम 0 आ रहा है चार्जेस का, तो ये जो फॉर्मूला लगा रहे हो, इस फॉर्मूले से आप सोल्व कर सकते हो इररेस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन पोजीशन, ठीक है। अगर आपको पोजीशन वगैरह दे रखी है, या आप क्या करो, आप कहीं पे भी ओरिजिन मान के उनकी पोजीशन को पहले डिफाइन कर लो, अगर सम 0 है तो। लेकिन अगर सम 0 नहीं है तो आपको फिर पहले से ही ओरिजिन दिया जाना चाहिए, आप अपनी मर्जी से नहीं मान सकते हो, क्योंकि डिफरेंट लोग डिफरेंट ओरिजिन मानेंगे, उसके हिसाब से डिफरेंट आंसर आएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अब एक कदम और आगे चलते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों, कई बार आपके जो चार्जेस हैं वो डिस्क्रीट पोजीशन पे नहीं होते, वो आपके डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जरा देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरा जो चार्ज है वो आपका इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। ये कोई लाइन है, चलो लाइन को मैं इस तरह से ले लेता हूं, जरा देखिए, ये मेरा i कैप, ये है मेरा j कैप, और ऐसे कोई लाइन चार्ज है, ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके ऊपर टोटल चार्ज क्यों दे रखा है, इस लाइन के ऊपर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी रेडियस जो है वो 1 मीटर है मान लीजिए, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन है, और एक चार्ज -q यहां पे रखा हुआ है, और इस -q के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपको दे रखे हैं, x में मान लीजिए मेरे पास दे रखा है 4 और y में दे रखा है 3, y में 2 ले लो, चलो, या चलो 2 ले लो, ठीक है। ऐसे इसकी पोजीशन दे रखी है। आपको बताना है इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा। अब यहां पे एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि ये जो टोटल +q चार्ज इसके ऊपर लगाया हुआ है ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये आपका डिस्क्रीट पोजीशन पे है, तो क्या करें, जरा देखिए, यहां पे लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मैं एक काम करता हूं, इस चार्ज को एक जगह लोकेट कर देता हूं। अब सवाल यह है कि कहां लोकेट करूं इस सारे चार्ज को। इसको एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हो दोस्तों, इस सारे चार्ज को एक जगह पे आप दिखा सकते हो, और वो लोकेशन क्या होगी, उस लोकेशन को हम बोलेंगे सेंट्रोइड। सेंट्रोइड, इसका मतलब सेंट्रोइड निकालना पड़ेगा अपने को, और सेंट्रोइड आपका सरफेस का भी होता है, सेंट्रोइड लाइन का भी होता है, सेंट्रोइड आपका वॉल्यूम का भी होता है। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था 11th क्लास का, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड वाले चैप्टर को देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि सेंट्रोइड ऑफ एरिया, सेंट्रोइड ऑफ एरिया, तो वो क्या होगा, जो x बार होगा वो होगा x टिल्डा dA डिवाइड बाई टोटल एरिया A। ऐसे ही सेंट्रोइड y, सेंट्रोइड का जो y कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आएगा, y टिल्डा dA। अब आप बोलोगे टिल्डा क्या है सर, ये y टिल्डा क्या है, जो मेरा स्मॉल एरिया है dA,
उसका सेंट्रोइड जो है उसके कोऑर्डिनेट है, जो स्मॉल एरिया आप लोगे DA उसका कोऑर्डिनेट है x टिल्डा y टिल्डा एंड z टिल्डा। अगर मैं 2D की बात करूंगा क्योंकि सरफेस ले रहा हूं तो 2D में ही बात कर लेता हूं, तो फिर x टिल्डा एंड y टिल्डा ही देखेंगे, ठीक है। ऐसे लाइन की अगर बात करें सेंट्रोइड ऑफ लाइन तो वो कैसे देखोगे, अब मैं करके भी दिखाऊंगा आपको, एक दो क्वेश्चन लूंगा उस पर। सेंट्रोइड ऑफ लाइन, तो लाइन में क्या करोगे दोस्तों, उसके लिए x टिल्डा DL डिवाइड बाय टोटल लेंथ ऑफ द, यू कैन से जो भी लाइन है उसका टोटल लेंथ आ जाएगी। ये मेरे पास x बार आ जाएगा, बस यहाँ पे DA की जगह पे क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। इस तरह से ऐसे फिर y बार निकाल लोगे, ऐसे ही z बार निकाल लोगे। वॉल्यूम में यहाँ पे dV हो जाएगा, नीचे टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, सिंपल। अब करके देखते हैं, जरा देखिए दोस्तों कैसे करें इसको। जैसे यहीं पे देखिए आप, अब इसको इसके लिए आप देख लें भाई, अपना लेक्चर जरूर देख लीजिएगा सेंट्रोइड का, इवन आप चेक भी करेंगे तो हमने प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में हमने अलग से भी लेक्चर उसको अपलोड किया हुआ है, अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वैसे आप चेक भी कर सकते हो, वहां से सेंट्रोइड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। अब मुद्दा यह है कि यहाँ पे 1 रेडियस है मेरी और मैं इसका सेंट्रोइड निकालना चाह रहा हूं, तो मैंने काम किया, मैंने यहाँ पे इसका DL लेंथ ले ली। अब ये जो DL लेंथ होगी ये आपकी, इसकी वैल्यू क्या होगी 1d थीटा, ये मैं थीटा ले लेता हूं, तो ये जो स्मॉल एंगल बनेगा ये d थीटा बनेगा, तो इसकी जो आर्क लेंथ बनेगी वो बनेगी 1 इंटू r d थीटा हो गया ना भाई। ये मेरे पास DL लेंथ होगी, ये मेरे पास स्मॉल लेंथ DL होगी। अब इस DL का जो सेंट्रोइड है इस स्मॉल लेंथ का वो यहीं पे लाई कर रहा है, क्योंकि ये इतनी छोटी है कि इसका खुद का सेंट्रोइड यहीं पे है। इसका मतलब इस पॉइंट का x टिल्डा एंड y टिल्डा मैं निकाल लूंगा, इसके कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। इस पॉइंट का जो स्मॉल लेंथ है उसका खुद का सेंट्रोइड कहां पे है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे x टिल्डा एंड y टिल्डा। तो आप बताइए x टिल्डा क्या आया एंड y टिल्डा क्या आया, तो x टिल्डा जो आया इस स्मॉल लेंथ DL का सेंट्रोइड यहीं पे है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ये लेंथ मेरी 1 है, तो अगर आप यहां पे आओगे तो क्या बनेगा बताओ जरा, ये बनेगा 1 cos थीटा। और y टिल्डा क्या बनेगा दोस्तों, ये लेंथ मेरी 1 है, जो वर्टिकल आएगा ये बनेगा sin थीटा। ये बन गया x टिल्डा, ये बन गया मेरा y टिल्डा। अब आप बताइए यहां पे अगर आप देखते हो तो यहां पे अगर मैं x, इस पूरी लाइन का अगर मैं सेंट्रोइड निकालूं, जरा देखिए x बार, इट कम्स आउट टू बी x टिल्डा विच इज cos थीटा इनटू DL इज d थीटा डिवाइड बाय टोटल लेंथ। इसकी टोटल लेंथ पूरे सर्कल की अगर ये होती तो 2 पाई r लेंथ होती, उसका 1/4 कर दो भाई, तो पाई r/2 हो जाएगा। 2 पाई r/4 कर दिया ना भाई, तो पाई r/2 हो जाएगा। और थीटा कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके पाई/2 तक। तो क्या बन गया दोस्तों, ये cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2/पाई आ गया मेरे पास, ये x कोऑर्डिनेट। इस लाइन का जो सेंट्रोइड आएगा उसका x कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया 2/पाई। ऐसे ही फिर मैं क्या करूंगा, y कोऑर्डिनेट निकालूंगा, y बार। तो y बार क्या बनेगा दोस्तों, अगर मैं उस y बार को देखूं तो बनेगा इंटीग्रेशन y टिल्डा विच इज sin थीटा इंटू DL d थीटा, और 0 से लेके कहां तक कर दो इंटीग्रेशन पाई/2 तक डिवाइड बाय टोटल लेंथ पाई/2। तो इसको अगर आप करोगे तो sin थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो अगेन 2/पाई आ गया। इसका मतलब मुझे इस लाइन का सेंट्रोइड पता चल गया, कहां पे है इसका सेंट्रोइड, x में 2/पाई एंड y में भी 2/पाई। समीर यहां पे दिखा दो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे पता है, और ये तो इसका मतलब सारे चार्ज को मैं यहां पे रख सकता हूं, सारे चार्ज को इस जगह पे रख सकता हूं, 2/पाई x में और 2/पाई y में, और यहां पे आप q चार्ज को रख सकते हो, और माइनस q चार्ज मेरा यहां पे है, ओरिजिन मेरा यहां पे है। तो आप अब सीधा सीधा आप सोल्व कर सकते हो। देखना ओरिजिन मैंने पहले यहाँ पे माने हुआ है, उसी के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट निकाला है, ध्यान दीजिएगा, और उसी के रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो अब तो बहुत आसान है भाई, बताइए अब। तो अब डाइपोल मोमेंट जो आएगा P नेट जो बनेगा, इट कम्स आउट टू बी, पहले ये चार्ज ले लो Q इनटू इसकी पोजीशन, तो 2/पाई I कैप प्लस 2/पाई J कैप, ठीक है जी, ये आ गया। माइनस Q इंटू माइनस Q, ये चार्ज हो गया 4I कैप प्लस 2J कैप। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब आपके पास नेट डाइपोल मोमेंट आ गया है यहां पे। अब सोचिए अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा लाइन पे ना होता, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सरफेस पे होता, मतलब मान लीजिए मैं इस तरह का कोई सरफेस ले रहा हूं, जरा देखिए, ये मेरा x डायरेक्शन है, ये मेरी y डायरेक्शन है,
और यहां पे चार्ज पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है भाई, ठीक है। ये पॉइंट है मेरा, x में 1 है, y में 0 है, ये पॉइंट x में 0 है, y में 2 है, ठीक है भाई। ये पॉइंट और ये पॉइंट मुझे पता चल गया, और ये मेरा ओरिजिन है। जो टोटल चार्ज इसके ऊपर दे रखा है वो आपको दे रखा है Q, ठीक है। Q की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 कूलम 2 कूलम, और एक और आपको एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है -Q, जो कि आपको लोकेटेड है x में, मान लीजिए मेरे पास 3 एंड y में मेरे पास 2, सोचिए यहां पे लोकेटेड है, और मुझे बताना है कि इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा इस सिस्टम का वो क्या बनेगा। तो अगेन अब हम इस पूरे Q चार्ज को जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, कई बार क्या होता है चार्ज डेंसिटी दे देते हैं, इसकी चार्ज डेंसिटी देते हैं, तो उससे आप टोटल चार्ज निकालो ना इसके एरिया से मल्टीप्लाई करके, तो आपने को टोटल चार्ज पता है यहां पे। अब प्रॉब्लम यह है कि उसको मैं कहां लोकेट करूं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो टोटल एरिया दे रखा है इसका, ये जो सरफेस दिया हुआ है, तो सरफेस देने से तो एरिया बन गया पूरे सरफेस का, ठीक है। इस एरिया का आप सेंट्रोइड कैलकुलेट कर लो दोस्तों। अगर मेरे पास सेंट्रोइड आ गया तो सारा का सारा चार्ज मैं वहां पे लोकेट करूंगा, सारा का सारा चार्ज मैं वहां पे लोकेट करूंगा, और उसके बाद तो आसान है, फिर तो वही पुराने वाला ही कहानी हो गई। मुद्दा यह है कि इसका सेंट्रोइड कैसे कैलकुलेट करें, इसका सेंट्रोइड कहां पे आएगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों, वो कैलकुलेट करना बहुत आसान है। आप एक काम कीजिए, यहां पे कोई स्मॉल एरिया ले लो पहले, ठीक है। तो अगर मैं स्मॉल एरिया लूंगा, पहले तो इस लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं ये क्या आएगी, ठीक है। तो इसका स्लोप बताओ क्या बनेगा, -2 बन जाएगा स्लोप, चेंज इन हाइट, हाइट यहाँ पे 0, यहाँ पे 2 है, फाइनल हाइट 0 माइनस इनिशियल हाइट 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 0, तो -2 स्लोप आएगा। तो y इज इक्वल टू क्या बन गया, -2x, और x की वैल्यू 1 पे 0 बनना चाहिए, +2। ये मेरे पास इस लाइन की इक्वेशन बन गई है दोस्तों। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसका स्मॉल एरिया ले लेता हूं, या चलो ऐसे स्ट्रिप ले लेता हूं पतली से, ठीक है, पतली सी स्ट्रिप ले लेता हूं, किस हाइट पे, y हाइट पे ले लेता हूं। यहां से ये जो हाइट है y है, और ये खुद की जो स्ट्रिप है ये dy लेंथ की है, ठीक है, ये dy है, ठीक है। कुछ y हाइट पे मैंने एक पतली सी स्ट्रिप ले ली, ठीक है। अब सुनिए, इस स्ट्रिप का अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये लेंथ मेरी x है, यहां से लेके यहां तक की मेरी लेंथ x है, क्योंकि अगर ये y लिया है तो ये x लेंथ बन जाएगी ना, ठीक है भाई। और x की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हो कि क्या आएगी, ठीक है। y हाइट इधर दे दी तो ये जो लेंथ आएगी x बनेगी भाई, ठीक है। अब सुनिए, तो इससे इसका स्मॉल एरिया आ जाएगा, इससे इसका स्मॉल एरिया आ जाएगा। क्या बनेगा स्मॉल एरिया बताओ, जो ये लेंथ है x इंटू डी वाई, ये इसका डी आ जाएगा, जो इस स्ट्रिप का जो एरिया है वो डी आ जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस स्ट्रिप का जो सेंट्रोइड है वो कहां पे है, जो स्मॉल एरिया है इसका खुद का सेंट्रोइड कहां पे है, एक्स टिल्डा एंड वाई टिल्डा की अगर मैं बात करूं, तो इसका खुद का जो सेंट्रोइड बनेगा वो समवेयर यहीं पे बनेगा, इसके बीच में, बिकॉज पतली सी तो स्ट्रिप है, तो उसके बीच में ही कहीं पे आपका इसका सेंट्रोइड बनेगा। तो आप बता सकते हैं इसका एक्स टिल्डा क्या बनेगा, तो एक्स टिल्डा बनेगा x/2, जो भी ये लेंथ है उसको हाफ कर दो, एंड y टिल्डा की वैल्यू जो आएगी वो y ही तो आएगी भाई, इसका जो सेंट्रोइड पॉइंट है y हाइट ऊपर ही तो है, समझ रहे हो। तो जो स्मॉल एरिया है उसका मेरे पास x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट आ गया, मेरे पास जो स्मॉल एरिया है उसका सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट आ गया। मुझे तो टोटल एरिया का चाहिए भाई, तो एक काम करते हैं x बार निकाल लेते हैं। तो x बार क्या बनेगा जरा देखिए, x बार विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन x टिल्डा इंटू डी ए डिवाइड बाई टोटल एरिया। तो टोटल एरिया क्या बनेगा इसका 1/2 इंटू परपेंडिकुलर लेंथ इंटू दिस बेस लेंथ, तो एरिया इसका 1 बन गया। सही है भाई, ये बन गया। y कहां से कहां तक बदल रहा है मेरा, y 0 से लेकर 2 तक जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको सोल्व कैसे करें, इसको सोल्व कैसे करें। या तो एक काम करो, इसको x को जो है ना y की टर्म में लिख दो, या dy को dx की टर्म में लिख दो। कैसे लिखोगे, हमें रिलेशन पता है ये, तो यहां से dy बाई dx निकाल लेता हूं मैं। dy बाई dx की वैल्यू क्या हो गई है, -2x, ठीक है, -2 माफ कीजिएगा, -2। तो यहां से dy की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, -2 dx आ गई है। dy इज इक्वल टू -2 dx, तो यहां से dy की जगह पे -2 dx रख दूं भाई, ठीक है। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो बताओ, -2 dx कर दो और x की लिमिट डालो। अब x कहां से कहां तक बदल रहा है, तो x आप 0 से 1 कर सकते हो भाई, x आप 0 से 1 कर सकते हो। तो जरा देखिए कट गया यहां से,
ठीक है, dy इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा भाई, यहाँ पे माइनस नहीं लेना है आप मेरे को, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड की बात होगी करेंगे भाई हम लोग, ठीक है। आप बोलोगे सर मैग्नीट्यूड की क्यों बात करोगे, वैसे आप जो है ना वैसे मैग्नीट्यूड की बात ना करो, चलो भाई लिमिट जो थी ना, मैग्नीट्यूड की बात मत करो ना, 0 से लेकर 2 तक थी ना, तो ये तो y की लिमिट थी ना, अब आप y की वैल्यू 0 करोगे तो x की वैल्यू बनेगी -1, और y की वैल्यू 2 करोगे तो x की वैल्यू बनेगी 0, तो आप x की लिमिट चेंज कर दो ना यार x में, ठीक है, इस तरह का बन गया। तो ये क्या बना दोस्तों बताओ जरा, ये बन गया माइनस ऑफ x स्क्वायर dx -1 से लेके 0 तक डिवाइड बाय टोटल एरिया 1, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 1/3, चेक करके देख लो। तो इसका मतलब पूरे एरिया का जो x कोऑर्डिनेट है, जो सेंट्रोइड आएगा पूरे एरिया का, उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो 1/3 बनेगा। अब जब y कोऑर्डिनेट निकालोगे आप y बार, तो y बार कैसे निकालोगे जरा देखिए, y बार इक्वल टू इंटीग्रेशन y टिल्डा की वैल्यू तो y ही है, इनटू dA की वैल्यू क्या बन जाएगी, x dy, और y कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेकर 2 तक, डिवाइड बाय टोटल एरिया 1। x की वैल्यू यहां से निकाल के y की टर्म्स में यहां पे पुट कर दो, इंटीग्रेट कर दो आप, ये वैल्यू आएगी 2/3, आप चेक करके देख लेना। तो इसका मतलब मेरे पास जो ये सेंट्रोइड है पूरे एरिया का वो पता चल गया। अब सारे चार्ज को आप क्या करोगे, उस सेंट्रोइड पे लोकेट कर दो, टोटल q चार्ज को यहां पे लोकेट कर दो, ठीक है, और यहां पे लोकेट करके फिर आप क्या कर लोगे बताओ, इन दोनों का डाइपोल मोमेंट निकाल लोगे। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, जो ये कंसेप्ट मैंने बताया है ये आप तभी लगा सकते हो जब आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म हो। अगर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप ऐसे कर सकते हो। अगर ऐसा हुआ कि इस हिस्से में ज्यादा चार्ज है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है, इसमें कम है, तो फिर दिक्कत आएगी दोस्तों। फिर आपको बेसिक इंटीग्रेशन से चलना पड़ेगा। फिर आपको बेसिक इंटीग्रेशन से कैसे चलेंगे जरा देखिए, वो भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए। तो मैंने सेंट्रोइड वाला तरीका बताया कि किस तरह से आप सेंट्रोइड पे सारे चार्ज को लोकेट कर सकते हो। तो आपका जो सिलेबस है मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं जाएंगे। अगर जेई एडवांस की भी अगर मैं बात करूं तो इससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल पे नहीं जाएंगे। बट फिर भी अगर मान लीजिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म दे दिया, ठीक है, सोचिए कि ये लाइन है और जो चार्ज डेंसिटी है वो दे दी 2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे थीटा की वैल्यू π/2 है। मतलब जो चार्ज डेंसिटी है इस लाइन के ऊपर वो वेरी कर रही है दोस्तों। यहाँ पे ज़्यादा चार्ज है और जितना आप दूर चलते जाओगे उतना चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम, और यहाँ पे 0 चार्ज हो जाएगा। इस तरह से आपका चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और आपको यहाँ पे एक -q चार्ज दे रखा है और आपको बताना है कि डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले जरा देखिए यहाँ पे आपका जो आप ये समेशन करते थे ना, आप क्या लिखते थे, जो नेट डाइपोल मोमेंट आता था पी नेट जो करते थे आप, दैट विल बी इक्वल टू क्या होता था, समेशन ऑफ QI इंटू RI कैप। ये करते थे ना, I फ्रॉम 1 to जो भी आप 2 चार्ज हैं तो 2 तक लेते थे। ये डिस्क्रीट में एप्लीकेबल था भाई। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अब आपका यूनिफॉर्म नहीं है, तो ऐसे केस को कैसे सोल्व करोगे फिर? तो ऐसे केस के लिए हम इंटीग्रेशन का सहारा लेंगे, ठीक है। अब कैसे इंटीग्रेशन का सहारा लोगे भाई? उसके लिए एक काम करते हैं, देखो टोटल चार्ज तो यहां पे भी निकाल सकते हो और इस लाइन का सेंट्रोइड भी निकाल सकते हो, बट यहां पे उस सेंट्रोइड पॉइंट पे टोटल चार्ज को नहीं रखोगे आप, क्योंकि चार्ज जो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ऐसे केस को हम कैसे सोल्व करेंगे? ऐसे केस के लिए सबसे पहले इसकी वजह से निकालते हैं कि Q इंटू RI कैप क्या बनेगा। तो एक काम करते हैं, यहां पे इसका स्मॉल dq ले लेते हैं और ये मेरा ओरिजिन है, तो ये क्या करेंगे, dq इंटू दिस RI या दिस R कर देते हैं, dq इंटू R, ठीक है, dq इंटू R कर दिया, R वेक्टर लेंगे भाई, ध्यान देना, ठीक है, और इसको इंटीग्रेट करेंगे, dq इंटू R और इसको इंटीग्रेट करेंगे भाई। तो ये क्या बन गया, ये पहले वाले का आ गया। दूसरे वाले का तो फिर सिंपल ही है भाई, उसका तो आप क्या करोगे, -q इंटू जो भी इसकी पोजीशन है R, वो आप लिख दोगे भाई, R नोट या जो भी है, ठीक है। बट पहले वाले का सोल्व करने के लिए आप, क्योंकि ये चार्ज एक जगह पे लोकेटेड नहीं है ना यार, तो पूरा आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस तरह से। इसका स्मॉल चार्ज लो dq और इसकी पोजीशन ले लो R, तो R पोजीशन इंटू dq और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फिर आपको, सो दैट आपके पास इसका पूरे का डाइपोल मोमेंट यहाँ से ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम निकाल सके, उसमें फिर इसको ऐड कर दो फिर आप। तो इस तरह से आप टोटल को निकाल सकते हो अगर मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो।
मैंने जस्ट एक आप आइडिया दिया है, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना बेसिक तरीका जो है उससे जो ये जो लेवल मैंने करवाया है, अब बस यहीं तक आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आज का जो एपिसोड है वो आपको समझ आया दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।